ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंजन की दक्षता। इंजन की दक्षता का तात्पर्य ये होता है कि मान लो कोई इंजन Q2 सॉरी T2 और T1 ताप के बीच कार्य कर रहा है। तो इस ताप के बीच कार्य कर रहा इंजन T2 से कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा, T1 पर कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और बाकी बचे ऊष्मा का क्या करेगा, कार्य में परिवर्तन करेगा। तो अवशोषित ऊष्मा का वह अधिकतम हिस्सा जो कार्य में परिवर्तित होता है उसे हम कहेंगे इंजन की दक्षता। यानी कोई इंजन अवशोषित की गई ऊष्मा का कितने भाग को, कितने हिस्से को कार्य में बदल पाता है। आप देखिए कि आपके 100 सीसी इंजन की कई बाइक्स हैं। एक बाइक जो है उसकी दक्षता जो है वो 100 सीसी का ही है इंजन, लेकिन उसका एवरेज जो है वो 50 है। एक दूसरा बाइक है जो 60 का एवरेज देता है, तीसरा 70 का एवरेज देता है। इसका मतलब जो बाइक 70 का एवरेज दे रहा है उसकी दक्षता ज्यादा है, वो ज्यादा ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। यही दक्षता कहलाती है। हमने पढ़ा हुआ है कार्नो इंजन के अनुसार कि टी सॉरी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसी को कई जगह लिखा जाता है W अपॉन Q2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब प्रैक्टिकल बात क्या है, इसी को हम इप्साइलन भी लिखते हैं। यही है दक्षता का सूत्र, T2 माइनस T1 बटा T2। यानी आप देखिए कि इंजन की दक्षता इंजन को बनाने वाले पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। पदार्थ का कोई जिक्र ही नहीं है यहां, सिर्फ किस पर निर्भर करती है, उच्च ताप और निम्न ताप पर निर्भर करती है। तो अगर आपको किसी इंजन की दक्षता को बढ़ाना है तो आपके पास दो तरीका है। या तो आप उच्चतम ताप को बढ़ाएं, T2 को बढ़ा दीजिए। अभी मान लीजिए T2 100 है, T1 जो है वो रूम टेम्परेचर 25 है, तो 75 बटा कितना आ रहा है आपका, T2 100। अब आप इसको क्या कीजिए, 120 कर दीजिए। 120 माइनस 25 तो ये हो जाएगा करीब करीब 95 बटा 120। ऐसे में आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। इसका मतलब पहला तरीका तो ये है कि आप उच्चतम ताप के मान को बढ़ाकर दक्षता बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप T1 को कम कर दीजिए। पर यहां एक समस्या है, T1 कम कैसे करेंगे आप, क्योंकि न्यूनतम तापमान जिस पर आपका इंजन कार्य कर रहा है वो रूम टेम्परेचर है। आप रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का इंजन बना क्या करोगे, फ्रिज में रखोगे इंजन को, नहीं रख सकते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, हम न्यूनतम तापमान को रूम टेम्परेचर से कम नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते कि आप आपके बाइक के चारों तरफ फ्रिज का ठंडा करने वाला चेंबर लगा दें, पॉसिबल नहीं, वो भी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ऐसा सोचना असंभव है। तो यही कारण है कि चूंकि T1 का न्यूनतम मान वातावरण के ताप का ताप होता है, यानी आप बाहर का वातावरण जो है वही है क्या आपका T1। और T1 कभी 0 केल्विन नहीं हो सकता। अतः
ऊष्मीय इंजन की दक्षता कभी इकाई या एक नहीं हो सकती। यही आपका मूल बात है। कई बार प्रश्न आता है कार्नो इंजन की दक्षता एक क्यों नहीं हो सकती, एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, T2 माइनस 0/T2, तब ये आएगा T2/T2 बराबर 8। यानी T1 को 0 करना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा कि T1 का न्यूनतम मान वातावरण का ताप होता है और पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा तापमान नहीं है कि जो 0 केल्विन हो। इसका मतलब यह है कि T1 का मान कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता, और जब तक वो 0 केल्विन नहीं होगा तब तक इंजन की दक्षता इकाई नहीं हो सकती। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ताप का ऊष्मागतिक पैमाना। अगला है हमारा ताप का ऊष्मागतिकी या ऊष्मागतिक भी लिखा हो सकता है पैमाना। नॉर्मली ताप को मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम केल्विन स्केल के बारे में बात करेंगे या परम मान के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसका उद्भव हुआ। देखिए, कार्नो चक्र के अनुसार तो दो तापमानों के बीच कार्य कर रहे इंजन की दक्षता का सूत्र क्या है? कार्नो इंजन या क्या है, कार्नो चक्र के अनुसार, मैं भूल जाता हूं शब्द, चक्र के अनुसार दक्षता बराबर है T2 माइनस T1/T2। तो हम इसी को आधार मान के माना कि दो इंजन है हमारे पास। देखिए, हम यहां डायग्राम शो करते हैं, है ना। ये T1 ताप है, उच्च ताप है, ये T2 है और ये T3 है। कोई दिक्कत है भाई यहां पे? नहीं है, है ना। मान लो कि इंजन जो है वो क्या कर रहा है, उच्च ताप से पहला इंजन यहां कार्य कर रहा है, तो वो Q1 ऊष्मा लेता है, Q2 ऊष्मा देता है, कार्य कर रहा है। तो प्रथम इंजन I1, माना कि प्रथम इंजन के लिए आप उसके शब्द देख लेंगे, ठीक है ना, के लिए हमारे पास इप्साइलन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/Q1। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा ख्याल है सरल है। अब चूंकि ये जो है ये कार्य कर रहा है दो तापमानों के बीच में, θ1, यहां T1 T2 नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं इसके लिए तापमान को, θ1 थीटा। ठीक बात है, ठीक। तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो Q1/Q1 माइनस Q2/Q1 बराबर फंक्शन ऑफ θ1 θ2 हो जाएगा। इसको हम 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ θ1 θ2 लिख सकते हैं।
अब आप क्या करें, इसको इधर और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर भेज दिया जाए। फंक्शन ऑफ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भेज दें, तो ये इधर जाके माइनस का प्लस और ये इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास आएगा 1 - फंक्शन ऑफ θ1 θ2 बराबर Q2/Q1, Q2/Q1। इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा Q1/Q2, तो ये भी बटे में चला जाएगा, 1/1 - फंक्शन ऑफ θ1 θ2। इस पूरे पद को हम कैपिटल F θ1 θ2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नया चिन्ह दे दिया हमने। ये हमारा पहला इक्वेशन है इंजन 1 के लिए, प्रथम इंजन जो θ1 और θ2 ताप के बीच काम कर रहा है। दूसरा इंजन हमारा क्या कर रहा है, I2 काम कर रहा है θ2 और θ3 के बीच में। तो द्वितीय इंजन के लिए समीकरण 1 के अनुसार, बिल्कुल, अब पूरा क्यों हल करेंगे हम, हमारे पास एक आइडिया लग गया है कि भाई उच्च ताप पे अवशोषित ऊष्मा निम्न ताप पे, तो यहाँ Q2 अवशोषित होगा और Q3 उत्सर्जित होगा। तो Q2 माइनस Q3 बटा सॉरी Q2/Q3 बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ θ2 θ3। इक्वेशन नंबर 2। हम ये मान सकते हैं कि अगर एक इंजन θ1 और θ3 के बीच काम करे, ये दोनों इंजन का योग इसी के बराबर होगा, है ना। इंजन 3 मान लो, ये I3, तो इंजन 3 के लिए, जो कि किसके किसके बीच काम कर रहा है, Q2 और Q3 के बीच में, तो Q1/Q3 बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ θ1 θ3। इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा करो कि इस समीकरण को हम और क्या लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में Q1/Q3 जो है वो इनका गुणनफल है, समीकरण 1 और 2 का गुणनफल है। आप चेक करके देखें, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या मिला हमको, समीकरण 1 Q1/Q2 गुणा समीकरण 2 Q2/Q3 बराबर फंक्शन ऑफ θ1 θ2 गुणा फंक्शन ऑफ θ2 θ3। Q2 कट जाएगा, ये आया Q1/Q3 बराबर फंक्शन ऑफ θ1 θ2 गुणा फंक्शन ऑफ θ2 θ3। फंक्शंस का गुणा हम नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखिए, Q1/Q3 Q1/Q3 दोनों बराबर है, तो ऐसे में ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक बात है। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, हमको क्या मिला? फंक्शन ऑफ θ1 कॉमा θ3 बराबर फंक्शन ऑफ θ1 कॉमा θ2 गुणा फंक्शन ऑफ θ2 कॉमा θ3। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसमें समीकरण 1 का भाग दे दें, ठीक, तुलना कर लिया, θ1 अपॉन θ2, कुछ नहीं, भाग भाग नहीं दे रहा है, सिंपल निकालते हैं, इसको निकालते हैं, इसको इधर भेज दो, तो आपको मिल जाएगा फंक्शन ऑफ θ1 कॉमा θ2 बराबर मिल जाएगा फंक्शन ऑफ θ1 कॉमा θ3 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ θ2 कॉमा θ3। θ3 इन दोनों में ही क्या है? कॉमन है। ऐसा नहीं कि हम कटा सकते, नहीं कटा सकते, लेकिन ये कॉमन है, इस चीज को अच्छी तरह लिखे। तो ऐसे में समीकरण को हम कैसा लिख सकते हैं? देखिए, उपरोक्त समीकरण में जो θ3 है उसको हमने अपनी मर्जी से चुना हुआ है ना। आखिरकार तो दो तापमान हमारे मूल कौन कौन से हैं? θ1 और θ2 हैं, इसलिए इसको हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम कॉमन को लेते हुए इसके लिए एक नया चिन्ह निर्गमित कर सकते हैं। θ3 दोनों में कॉमन है, तो ये ψ1 और ये ψ2 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि θ1 θ3 के लिए हमने एक नया सिंबल यूज किया, सी थीटा, ब्रैकेट में ले लो θ1, और θ2 θ3 के लिए, क्योंकि 3 कॉमन है इसलिए उसको सिंबलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, इसको समीकरण 5 मान लेता हूं मैं। तो समीकरण 5 से आपको मिलेगा Q1 अपॉन Q2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बटा साई θ1 अपॉन साई θ2। आप साई θ1 को भी एक नया टर्म दे सकते हैं, T1 अपॉन T2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? Q1 अपॉन Q2 बराबर τ1 अपॉन τ2। ये ताप का नया पैमाना है। यहां आप नोटिस करें, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, कि समीकरण 6 में अगर आप देखें तो समीकरण 6 में कोई पदार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी कि अगर हम देखें तो समीकरण जो 6 है हमारा, एक नए ताप पैमाने को परिभाषित करता है। इस तापक्रम के पैमाने को हम ताप का परम मान कहते हैं, या परम पैमाना कहते हैं, या केल्विन स्केल कहते हैं। यह भी सिद्ध होता है कि यह पैमाना किन्हीं दो तापमानों के अनुपात किसी उत्क्रमणी इंजन द्वारा इन तापमानों पर ली गई और दी गई ऊष्माओं के बराबर होता है। ली गई और दी गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। यह मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह भी स्पष्ट है, क्योंकि यहां पदार्थ का जिक्र नहीं किया गया है कि इंजन एल्यूमिनियम का बना होगा कि लोहे का बना होगा। ठीक है, तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य है कि इंजन द्वारा अवशोषित की गई संपूर्ण ऊष्मा। अच्छा, यहाँ पे इस समीकरण का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जैसे जैसे T2 का मान कम होता जाता है, उसी के अनुसार Q2 भी कम होता जाएगा। T2 घटेगा तो Q2 भी घटेगा। ठीक, और जब T2 0 हो जाएगा तो Q2 का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Q2 का मान कम से कम 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0, क्योंकि ये सब धनात्मक समीकरण है, इसके लिए न्यूनतम मान 0 होता है। तो इसी तापमान को ताप का परम शून्य कहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल बात हो गई हमारी। एक विशेष समीकरण आपको मिला, ये समीकरण कभी कभी पूछा जाता है।
अब जैसे कि अगर हम पानी को आधार मान लें, तो पानी को आधार मानने पे Q1 क्या होगा आपका? Q1 हो जाएगा वाष्प प्रावस्था। तो Q वाष्प बराबर न्यूनतम Q2 क्या है आपका? न्यूनतम तापमान 0 डिग्री, यानी Q2 बर्फ के लिए। तो ये बराबर होगा आपका 100 डिग्री, यानी T बर्फ धन 100 डिग्री। आप चाहो तो सीधे 100 डिग्री 100 लिख सकते हो, T बर्फ। तो हम जानते हैं कि ताप के परम शून्य में बर्फ के लिए जो तापमान है वो 273 है। तो 273 में जब 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 373। आइए हम चेक करते हैं कार्नो प्रमेय को। अगला है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो कार्नो प्रमेय हमको सिद्ध करना है। कार्नो का प्रमेय क्या है? कार्नो प्रमेय, कार्नो प्रमेय कहता है कि दो तापमानों के बीच कार्य करने वाले सभी इंजनों की दक्षता एक बराबर होती है, उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। E1 E2 या I1 लिख सकते हो आप, I2 क्या दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। इंजन 1 इंजन 2, इंजन 1 इंजन 2। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि दोनों इंजनों की दक्षता समान होती है। ठीक, दो तापमानों के बीच कार्य करने वाले सभी इंजनों की दक्षता क्या होगी? एक समान होती है। ये कार्नो का प्रमेय है। तो इसको सिद्ध कैसे करें? तो मान लेते हैं कि बराबर नहीं, पहले यही मान के करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इंजन 1 T2 ताप पे Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। मैं मान रख लेता हूं कि उसने 100 यूनिट ऊष्मा अवशोषित की, उसमें से 40 यूनिट या 50 यूनिट को कार्य में बदल दिया W, और बची ऊष्मा को, मान लो कि बची ऊष्मा जो है सपोज करो चलो 50, उसको उसने यहां त्याग दिया Q2, कम तापमान पर T1 सॉरी Q1। पहला चीज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? इंजन क्या करेगा? उच्च ताप पर कुछ ऊष्मा लेगा, उसके कुछ हिस्से को कार्य में बदलेगा, बचे हुए को सिंक में दे देगा। तो इंजन 1 फॉरवर्ड कार्य कर रहा है, तो हम इंजन 1 के लिए लिखते हैं T2 ताप पर अवशोषित ऊष्मा, यह है Q2। किया गया कार्य इंजन द्वारा, ना ध्यान रखना, किया गया कार्य W, T2 ताप पर उत्सर्जित ऊष्मा, यह है Q1। तो जो W होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा बराबर होता है अवशोषित ऊष्मा माइनस उत्सर्जित ऊष्मा के, ठीक है। ये एक समीकरण हम ये मानते हैं। इंजन 2 में पहले फॉरवर्ड को लिख लेते हैं, फिर उसी को रिवर्स कर देंगे अपन, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इंजन 2 भी T2 उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप समान तापमान पर लगा रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो समान मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करेगा।
अब ये इंजन घूमा और इसने कम कार्य किया, तो अवशोषित तो इसने भी 100 किया, पर कार्य इसने कम किया, डब्ल्यू प्राइम मान लो 40। तो बची ऊष्मा कितनी होगी यहां? स्वाभाविक है इस बार Q1 का मान 50 नहीं है, तो हम इसको Q1 प्राइम डाल देते हैं, ये 60। समझ में आई बात? अगर फॉरवर्ड में ये कम कार्य करता है तो चलो हम इसको रिवर्स लेते हैं। तो रिवर्स में क्या होगा? E2 T2 ताप पर ऊष्मा अवशोषित करने के बजाय उत्सर्जित करेगा। तो T2 ताप पर उत्सर्जित ऊष्मा ठीक है, चिन्ह आप माइनस लिख सकते हो, जैसे यहां हम माइनस लिख देंगे, यहां भी माइनस। किया गया कार्य, क्योंकि उत्सर्जित ऊष्मा का चिन्ह क्या होता है बेटा? अवशोषित के लिए प्लस, उत्सर्जित के लिए माइनस। यहां भी हमने माइनस लगाया है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो मैं ये समीकरण अभी बाद में आपको बताऊंगा, इतना तो क्लियर है। किया गया कार्य, किया गया कार्य ये भी क्या है? डब्ल्यू। ठीक, अच्छा यहां भी किया गया कार्य चूंकि क्या है, अब यहां हम इंजन द्वारा किए गए कार्य को अगर धन मानेंगे तो इंजन पर कार्य करना पड़ रहा है ना, यहां रिवर्स ऑर्डर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। फॉरवर्ड आने पे इंजन काम कर रहा था, तो इंजन द्वारा किए गए कार्य को हमने मान लिया कि धन कार्य है, तो इंजन पर किए गए कार्य को क्या मानना पड़ेगा? माइनस कार्य। तो यहां इंजन द्वारा किया गया कार्य है, ये फॉरवर्ड है, और यहां चूंकि इंजन कम तापमान से अधिक की ओर चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो किया गया कार्य होगा इंजन पर किया गया कार्य। तो चिन्हों का ध्यान रखना है, तो ये भी माइनस होगा। अब ये बात आती है कि वो क्या कर रहा है? T2 ताप पर उत्सर्जित की बजाय अवशोषित कर रहा है। T1 ताप पर, सॉरी, ताप पर अवशोषित ऊष्मा, ये प्लस में जाएगा Q1 प्राइम, अलग सा चिन्ह है, मैंने अंकों में भी दे दिया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना, अंकों में भी दिया हुआ है मैंने। अब यहां पर चूंकि T2 तापमान पर तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, T2 तापमान से 100 यूनिट ऊष्मा ली गई, 100 यूनिट दे दी गई, तो T2 तापमान में ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पर T1 तापमान पे देखो, दिया गया 50, लिया गया 60, तो इसका मतलब T2 ताप पर नेट अवशोषित ऊष्मा, कुल ऊष्मा कितनी अवशोषित हुई? तो आप देखो, ये होगा आपका Q1 प्राइम माइनस Q1, यही होगा ना, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, ठीक है। है दूसरे इंजन ने ज्यादा अवशोषित किया है भाई, 60 यूनिट, दिया जा रहा है 50, तो कुल हर बार 10 यूनिट ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ठीक है। और इसके कारण कुल किया गया कार्य, इंजन पर किया गया कार्य नहीं होगा, नेट किया गया कार्य, तो कौन ज्यादा कार्य कर रहा है? आप मान को देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो, इसने 50 इकाई कार्य किया है और इसने कितना किया है? 40 इकाई, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो ये आ गया W माइनस W प्राइम। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं।
अब हम ये पहले ही बता चुके हैं कि जैसा कि हम पहले से मैंने बताया था कि W बराबर क्या होता है, Q2 माइनस Q1 होता है। तो Q1 बराबर क्या होगा? अगर आपको Q1 निकालना है तो कैसे निकालोगे? Q1 बराबर होगा अवशोषित ऊष्मा माइनस किया गया कार्य, Q2 माइनस W। ऐसे ही अगर आप Q1 प्राइम का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा W प्राइम, सॉरी, Q2 माइनस W प्राइम। 100 माइनस 40 बराबर 60। ठीक है। अब यहां हम समीकरण, ये एक मान लो, एक में मान रख देते हैं। मैं यहां रखता हूं समीकरण एक में मान रखने पर सबसे पहले रखेंगे Q1 प्राइम का मान। Q1 प्राइम का मान है Q2 माइनस W प्राइम, Q2 माइनस W प्राइम। उसके बाद माइनस का चिन्ह है Q1, Q1 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस Q2 माइनस गुणा माइनस प्लस W। ठीक है, बराबर हमारा क्या है, Q1 प्राइम माइनस Q1, Q1 प्राइम माइनस Q1। आप देखो क्या क्या कट गया भाई, Q2 Q2 कट जाएगा, यहां बचेगा W माइनस W प्राइम बराबर Q1 प्राइम माइनस Q1। यानी यहां डेल W बराबर है आपका डेल Q। यही मतलब निकला ओवरऑल। आप डेल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो यही वाला हिस्सा। इसका मतलब हमने एक ऐसा इंजन बना लिया है जो निम्न तापमान से ऊष्मा को अवशोषित करता है और उसके एक हिस्से को कार्य में बदल भी देता है। क्या यह संभव है? क्योंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि इंजन कार्य में तभी बदलेगा ऊष्मा को जब वो उच्च ताप से ऊष्मा अवशोषित करे, कुछ हिस्से को कार्य में बदले और निम्न ताप पर ऊष्मा अवशोष उत्सर्जित करे। जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां आप देखो T1 ताप पर ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, उसको कार्य में बदला जा रहा है। तो मतलब हम तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की पूरी धज्जी उड़ा दे रहे हैं कि भाई उल्टी मशीन बन गई। मतलब ये मशीन कैसी है आपकी कि आप अपने बाइक को किक मार रहे हो और बाइक का इंजन ठंडा होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बाइक का डाउन होते चला जा रहा है और बाइक में पेट्रोल बढ़ता जा रहा है और आपकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? तो उल्टा इंजन काम करना संभव नहीं है। चूंकि देखिए इसका तात्पर्य यह है कि T2 ताप पर सिंक से अवशोषित ऊष्मा संयुक्त इंजन द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। अर्थात संयुक्त इंजन प्रत्येक चक्र में, हर एक चक्र में 10 इकाई ऊष्मा अवशोषित करता है। किससे? T1 ताप पर एक निश्चित मात्रा की ऊष्मा को अवशोषित करता है और उस अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरह से किसमें बदल देता है? कार्य में बदल देता है। ये दोनों इंजन ये कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ये क्या है? अगेंस्ट है, विरुद्ध है। ये सिद्धांत या ये इस तरह का इंजन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये बनना संभव नहीं है, ये समीकरण संभव नहीं है, तो इसका मतलब संभव क्या है? तो संभव सिर्फ ये है कि यहां पर दोनों इंजन द्वारा जो किया गया कार्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है ना? इससे ये सिद्ध होता है कि दो तापमानों के बीच कार्य करने वाले सभी इंजनों की दक्षता एक समान होती है। ये क्लियर है आपको? ठीक है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बुक में है आपके। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। एंट्रोपी की धारणा, मैं कंफ्यूज करने की बजाय आपको एक सिंपल थ्योरी से समझाता हूं, फिर हम उसके
अनुप्रयोग पे जाएंगे, चिन्हों पे जाएंगे, वो अलग मतलब है। सबसे पहले ये समझिए कि जब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में ये कहा गया कि कोई भी इंजन या कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जो अवशोषित की गई पूरी ऊष्मा को 100% कार्य में बदल दे, बिल्कुल ठीक, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसका एक हिस्सा तो कार्य में बदल रहा है, बचा हुआ हिस्सा कार्य में नहीं बदल रहा है। तो कहां जा रहा है वो, क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। कार्य का मतलब हम हमारे हिसाब से लेते हैं, हमारे लिए उपयोगी कार्य। जो कार्य इंसान के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है वो बेकार है। कुछ तो हो रहा होगा उस ऊष्मा का। तो हमने पाया कि वो ऊष्मा निकाय के अव्यवस्था को बढ़ाने का काम करती है, निकाय या परिवेश की अव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करती है। उसको हम अनुपयोगी ऊष्मा भी कह सकते हैं, या इसी के मापांक को, इसी के मापने वाले पैरामीटर को हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। यानी किसी निकाय में कितनी अव्यवस्था है उसको नापने की इकाई है एंट्रोपी। जैसे आपके कपड़े की लंबाई कितनी है उसको नापने की इकाई है मीटर। आप बोलते हो ना 2.5 मीटर कपड़ा लिया, तो ऐसे ही इंजन में कितनी अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है, उसको नापने के लिए जो हमारा पैरामीटर है वो है एंट्रोपी। तो बहुत इसको भी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि मान लो कि कोई इंजन T2 ताप और T1 ताप के बीच कार्य कर रहा है, तो कार्नो चक्र से हमारे पास दक्षता का मान क्या है, देखते हैं। एंट्रोपी की अवधारणा। तो कार्नो चक्र के अनुसार कार्नो चक्र के अनुसार इप्साइलन बराबर होता है T2 माइनस T1 अपॉन T2, या इसी को कई बार हम लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2। एक्चुअल में अगर हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करें, ये जनरल है ना, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर क्या चिन्ह परिपाटी है? चिन्ह परिपाटी कहती है कि अगर ऊष्मा का अवशोषण तंत्र द्वारा होता है तो उसको प्लस चिन्ह देंगे, और उत्सर्जन होता है तो उसको माइनस चिन्ह देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि Q1 उत्सर्जित ऊष्मा है, अतः इसको हम कैसे दर्शाएंगे? माइनस Q1 से। तो यहां मान रख देते हैं Q2 माइनस माइनस Q1 बटा Q2 बराबर T2 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये हो जाएगा आपका, देखो Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2, और यहां भी क्या आ जाएगा Q2 अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2। 1 और 1 को कैंसिल कर दो, बचा क्या? बचा आपके पास Q1 अपॉन Q2 बराबर माइनस T1 बटा T2। इसको पलट दो तो ये आ गया Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 अपॉन T1, यही होगा।
सॉरी, मत बदलो, ज्यों का त्यों रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप काम करें, इसका पक्षांतर कर दे, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये आ गया Q1 अपॉन T1 बराबर माइनस Q2 अपॉन T2। माइनस वाले को इधर ले आओ, Q1 अपॉन T1 बराबर, सॉरी, माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस Q2 अपॉन T2 बराबर 0। ये आया अपना। तो इससे स्पष्ट है कि जब किसी कार्नो चक्र में समतापी और रुद्धस्व उत्क्रमणी प्रक्रमों से कराए जाते हैं, यानी कोई कार्नो चक्र जो है वो कई पदों में कराया जाए, तो उसके सभी Q बटा T पदों का योग, यहां तो दो ही पद है, Q1 बटा T1, Q2 बटा T2, पर मान लो अनेक पद हो तो क्या हो जाएगा, Q1 बटा T1 प्लस Q2 बटा T2 प्लस Q3 बटा T2 T3, Q4 बटा T4, Q5, ऐसे पचासों सैकड़ों हो सकते हैं। तो उन सभी का योग अंततः कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी Q बटा T पद को हमने क्या माना है, हमने माना है एंट्रोपी। तो इन सभी अनंत सूक्ष्म चक्रों के लिए बहुत सारे, आप एंट्रोपी के लिए एक ग्राफ बना सकते हैं कि भाई A टू B गए अपन, तो ऐसा बना लिया ग्राफ, ये A B। लेकिन अगर इसको हम कुछ पदों में, इसको मैं तीन कार्नो चक्र में बांट दूं, तो ये पहला कार्नो चक्र, तीसरा, इस तरीके से आप देखो सीढ़ियां बनती जाएंगी, है ना, तब ये ऊपर का स्मूथ नहीं रहेगा। जितने ज्यादा पद होते जाएंगे उतना स्मूथ होता जाएगा। आरी का खांचा देखा है, आप लकड़ा काटने वाली आरी को देखो तो उसमें खांचे बड़े बड़े दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर। आपके घर में जो लकड़ी काटने वाली आरी होगी उसमें खांचे ज्यादा है तो छोटे छोटे हैं। लोहा काटने वाली आरी को देखो, उसमें उतने में ही और ज्यादा खांचे हैं तो वो थोड़ा सा और छोटा हो गया, स्मूथ जैसा हो गया। और बारीक करते जाओ तो अंततः ये एक स्मूथ सरफेस का रूप ले लेगा। तो सभी Q बटा T पदों का योग ये क्या होता है, 0। किसमें, उत्क्रमणी प्रक्रम में। ये उत्क्रमणी है, याद रखना, इधर से फॉरवर्ड गए और ऐसे रिवर्स वापस आ गए। तो उत्क्रमणी प्रक्रम में सभी Q बटा T पदों का योग 0 होता है, और इसी को हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूं, ठीक है। तो यहां तक आप, हाँ, ये आपका जो कार्नो वाला क्या है, दाब और आयतन का ही तो है ना। कार्नो में वाई अक्ष पे क्या है, दाब है, और एक्स अक्ष पे क्या है, आयतन है। तो मान लो कि आपका जो एक इंजन था उसको आप कैसे दर्शा रहे थे, आप उसको दर्शा रहे थे कि भाई उसमें 4 पद थे, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये पहला इंजन हो गया हमारा। ठीक है, यहां से शुरू करना है। अब मैं ये मानता हूं कि नहीं, आपको क्या करना है, ए से बी तक जाना है और उसको कई पदों में बांट लेना है, कई छोटे छोटे उत्क्रमणी चक्र मान लो। ठीक है, तो जब आप कई छोटे छोटे उत्क्रमणी चक्र मानोगे तो आप कैसे मानोगे कि भाई पहला चक्र हमारा जो है वो मान लो ऐसा है, दूसरा चक्र हमारा क्या हो जाएगा, सीढ़ी नुमा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तीसरा, तो जैसे ऐसे बढ़ के घटा है ना, तो इसी में आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो सीढ़ियां एक के ऊपर एक रख के, और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। अनेक उत्क्रमणी चक्र हैं, देखो हर उत्क्रमणी चक्र के कितने पद हैं,
तो अगर मैं इसको ए मानूं और मानूं कि आप ए से बी तक गए अनेक चक्रों को पालन करते हुए, सभी उत्क्रमणीय चक्र है, तो जितने ज्यादा पद करोगे उसके खांचे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्मूथ होते जाएंगे। यानी बाहरी परत जो है, जो अभी खांचेदार दिख रही है आपको, अगर यहाँ पे मैं 8 पद ले रहा हूं या 6 पद ले रहा हूं तो ज्यादा खांचे दिख रहे हैं। इसी में अगर मैं 50 ले लूं तो खांचे कम छोटे हो जाएंगे, है ना। पर रहेंगे पद क्या है, हर उत्क्रमणी चक्र में कितने पद रहेंगे, 4। इन सभी उत्क्रमणी पदों में हर एक चक्र में क्या होगा, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 होगा। जैसा कि कार्नो चक्र से ही तो ये लिया गया है ना, एक कार्नो चक्र से, यहां कई कार्नो चक्र हैं, तो सभी के लिए ये बात सही होगी। तो इन सबके पदों का योग क्या माना गया है, शून्य। हमने हल किया है, शून्य माना क्या गया है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है ये? ठीक, ठीक है।